आज हम लोगों को डिस्कस करना है अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक का नाम है आपका दी मार्च टू डांडी। यहाँ पे ना बेसिकली हम लोग बात करेंगे सॉल्ट लॉ के बारे में। कहने का मतलब यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि उस समय पे यानी कि जब हमारे इंडिया में अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था तो उस समय पे अंग्रेज ना हम लोगों से नमक के ऊपर भी टैक्स लेते थे। यानी कि जो नमक हम लोग खाते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, उस नमक के ऊपर भी अंग्रेज टैक्स लिया करते थे। तो उस टैक्स को ख़त्म करने के लिए हमारा ना एक मार्च चलाया गया था, कि मूवमेंट चलाया गया था, उसी को हम लोग कहते हैं मार्च टू डांडी। इसको हम लोग डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। चलिए खैर इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। 1930 में गांधी जी ये अनाउंस करते हैं कि एक मार्च हम लोग चलाएंगे। मार्च मतलब मूवमेंट चलाएंगे, जिस मूवमेंट का मकसद ये होगा कि जो सॉल्ट लॉ है, यानी कि जो नियम कानून है नमक को लेकर, उसको ब्रेक किया जाएगा। और नमक कानून बेसिकली यहाँ पे किससे बात हो रहा है बताओ? वही जो नमक के ऊपर टैक्स लेना होता था ना, जो अंग्रेज लेते थे, उसको खत्म किया जाएगा। उसी के लिए क्या चलाया जाएगा? एक मार्च यानी कि मूवमेंट चलाया जाएगा। ये डिक्लेयर करते हैं गांधी जी 1930 में। आगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ब्रिटिश हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर और एंड सेल ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट लॉ में ये था कि गवर्नमेंट के केवल पास ही अधिकार था, यानी कि अंग्रेजों के केवल मतलब अंग्रेजों के पास ही केवल अधिकार था कि केवल वही नमक बना सकते हैं, और वो नमक जो बेचेंगे ना उसके ऊपर वो टैक्स भी लेंगे। सोचो, अंग्रेजों के अलावा किसी भी आम आदमी को नमक बनाने का अधिकार नहीं था उस समय पे। ठीक है, और चूंकि नमक भाई वही बनाते थे, अंग्रेज बनाते थे, खरीदना किससे पड़ेगा हम लोगों को बताओ? अंग्रेजों से ही खरीदना पड़ेगा। तो अंग्रेजों से जो हम लोग नमक खरीदते थे ना, उसके ऊपर वो दबा के टैक्स भी मारते थे हम लोगों से। सोचो, नमक के ऊपर टैक्स। ठीक है, आगे, महात्मा गांधी along with other leaders reasoned that it was wrong to tax salt because it is an essential item of our food। तो गांधी जी और गांधी जी के जो कुछ साथी लोग थे, उन सभी का ये मानना यह था कि भाई नमक के ऊपर टैक्स आप क्यों ले रहे हैं? नमक तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, और नमक तो हमारे सब्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो नमक के ऊपर टैक्स लेना बड़ा ही खराब लगा इन सभी को। ठीक है, आगे, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। अब इस नियम जो कानून था हमारा, जो नियम कानून था सॉल्ट को लेकर, जो कि टैक्स बहुत लेते थे अंग्रेज, इसको ख़त्म करने के लिए ना एक मूवमेंट चलाया गया, जो कि चालू कहाँ से हुआ? साबरमती से, जहाँ पे गांधी जी का आश्रम था। ठीक है, वहाँ से चालू हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ? डांडी। डांडी बेसिकली ना गुजरात में पड़ता है, जो कि समुद्र के किनारे हमारा एक जगह है। ठीक है, समुद्र के किनारे एक जगह है जिसका नाम है डांडी। और ये कहाँ पड़ेगा आपका बताओ? गुजरात में। साबरमती भी और डांडी भी दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात में ही। और ये जो साबरमती से लेकर डांडी तक गांधी जी ने मार्च किया, मूवमेंट चलाया, उनको लगभग 240 माइल्स चलना पड़ा पैदल, अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर। ठीक है, आगे, एट डांडी दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। अब हुआ क्या? जब गांधी जी और उनके सारे लोग साबरमती से लेकर डांडी पहुंच गए, डांडी पहुंचने के बाद उन लोगों ने क्या किया? गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने क्या किया? समुद्र के किनारे जो पहले से नमक पड़े हुए थे उसको उन्होंने उठाया, या फिर यदि समुद्र के किनारे उनको नमक कम पड़ा तो उन्होंने समुद्र के पानी को बॉयल करके नमक बना लिया। आपको पता है समुद्र के पानी में नमक बहुत होता है। आप उस पानी को केवल बॉयल कर दो, यानी कि आप उसको केवल हीट देते रहो कुछ लंबे समय तक, तो ऑटोमेटिक आपका पानी पूरा एवोपरेट हो जाता है और उसके पास केवल नमक बच जाता है हमारा। तो इस तरीके से गांधी जी ने खुद नमक बनाया वहाँ पे, और नमक बना के गांधी जी ने सभी को मैसेज क्या दिया कि आज से आम आदमी भी नमक बना सकता है, अंग्रेजों से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको टैक्स देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से गांधी जी ने क्या ब्रेक कर दिया बताओ? सॉल्ट लॉ उन्होंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से। आगे, पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वोमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। चाहे बात किसान का हो, आदिवासी लोगों का हो, या फिर महिलाओं का हो, हर किसी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। गांधी जी का सभी ने साथ दिया। ठीक है, आगे, द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूचुअल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज। अब चूंकि बताओ गांधी जी इतना कुछ कर रहे थे तो क्या अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आया होगा?
बिल्कुल गुस्सा आया अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने चाहा कि इस मूवमेंट को रोक दिया जाए, और जो सत्याग्रही है बेसिकली जो लोग थे जो कि गांधी जी को मानते थे, जो सत्य के राह पर चलते थे, उनको भी दबाने का कोशिश अंग्रेजों ने किया, लेकिन कर नहीं पाए भाई। हालांकि उन्होंने कोशिश भी किया था, कुछ लोगों को उन्होंने जेल भी भेजा था, लेकिन बड़े लेवल पर उन्होंने ऐसा काम नहीं कर पाया, क्योंकि साथ में कौन थे बताओ? गांधी जी थे। गांधी जी के रहते क्या आप किसी को मार पीट सकते थे? नहीं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक किसी किसी जगह पर ऐसा हुआ भी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थाउजेंड्स वेयर सेंट टू जेल्स, हजारों हजार लोगों को अलग अलग जगहों से उठा के कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ठीक है, आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी and the government announced elections to the provincial legislatures in 1937। अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट एक एक्ट निकालती है, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है, यानी कि इलेक्शन होने वाला है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का सिंपल सा मतलब है कि अब इंडिया में क्या होने वाला था बताओ? इलेक्शन होने वाला था। अब इस इलेक्शन के तहत क्या होता जरा बताते हैं, यहाँ पे समझिए ध्यान से, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा 1935 था, इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने ये क्या कहा? अंग्रेजों ने ये कहा कि इंडिया में क्या होने जा रहा है? इलेक्शन होने जा रहा है इस एक्ट के तहत। ठीक है, आगे। द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा ना अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये था, ये एक्ट कहता था कि अब इंडिया का आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है अंग्रेजों के खिलाफ में। अब जब ऐसा घोषित हो गया तो उस समय पे हमारा सबसे पार्टी कौन था बताओ? पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी था। तो कांग्रेस पार्टी ने 11 जगहों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 7 जगहों पर वो जीत गया, 4 जगह वो हार गया। तो ये चुनाव यदि लड़ पा रहा है कांग्रेस पार्टी, तो क्यों लड़ पा रहा है? क्योंकि उनको अब परमिशन मिल चुका था चुनाव लड़ने का। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, आगे। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब देखो, ये चुनाव बेसिकली हुआ कब था? ये चुनाव हुआ था, देखो कानून निकला था 1935 में, लेकिन चुनाव कब हुआ था? 1937 में चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस 11 जगहों में से 7 जगहों पे जीत गया था। अब ठीक इसके 2 साल बाद यानी कि 1935 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1914 से लेकर 1918 तक था। ठीक है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1939 से लेकर 1945 तक था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल लड़ा गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल लड़ा गया था। ठीक है, आगे। यानी कि जब चुनाव हुआ हमारा 1937 में, उसके जस्ट 2 साल के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। द ब्रिटिशर्स हैड टू फाइट अगेंस्ट हिटलर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो, ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया पर रूल कर रहे थे, इनको लड़ाई लड़ना था किसके खिलाफ? हिटलर के खिलाफ। जो आप हिटलर वर्ड सुनते हैं ना, हिटलर वर्ड जो हिटलर था वो कहाँ का था बताओ? जर्मनी का था। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ब्रिटिश को किसके खिलाफ लड़ाई लड़ना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? जर्मनी के खिलाफ, यानी कि हिटलर के खिलाफ। ठीक है, आगे क्या हुआ देखो। कांग्रेस लीडर्स वे आर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। कांग्रेस पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार था किसको? अंग्रेजों को, कि हाँ आप सेकेंड वर्ल्ड में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप जाइए, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब है कि जो पैसे का जरूरत पड़ेगा, जो सामान का जरूरत पड़ेगा, वो हमको आप बोलिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये किसने कहा? कांग्रेस ने कहा ब्रिटिशर्स को। ठीक है, आगे। अच्छा, कांग्रेस बताओ ब्रिटिश का साथ क्यों दे रहा था? कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स का साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों दिया? हाँ बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात बोला है। कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेजों ने ना प्रॉमिस किया था, अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि यदि आप मेरा साथ देते हैं तो हम उसके बाद इंडिया को छोड़ देंगे, यानी कि इंडिया से रूल हम खत्म कर देंगे अपना। और बाद में वैसा हुआ भी। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1945 में हमारा क्या हो गया? सॉरी, 1947 में हमको क्या मिल गया? आज़ादी मिल गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज हमारे इंडिया को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इंडिया में अब कुछ खास लूटने के लिए बचा नहीं था। जितना लूटना था उन लोगों ने सारा कुछ लूट लिया था। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस उनको सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। वही बात है जो हमने कहा, कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने एक शर्त रखा था कि हम आपका मदद तभी करेंगे जब आप इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे वॉर के बाद। तो वैसा भी हुआ, वैसा ही हुआ था। आगे, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि नहीं, हम इंडिया को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तो जब हमारा 45 में वॉर खत्म हुआ ना, जब हमारा 45 में वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश दोबारा रूल करने के लिए आए इंडिया में, लेकिन कुछ खास उनको मिला नहीं, तो वो कस्ता पस्ता के छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा खत्म हुआ उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पे जो पावर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने के कगार पे आ चुका था। ठीक है, और अल्टीमेटली 1947 में पूरी तरीके से खत्म हो गया, आज हम लोगों को आज़ादी मिल गया। ठीक है, आगे, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रीगेन्ड इन प्रोटेस्ट, रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, थोड़ा सा आप ये समझो कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, इसका सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे है कि कांग्रेस ने मदद ब्रिटिशर्स का इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को छोड़ के चले जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटिशर्स दोबारा इंडिया में आए रूल करने के लिए, लेकिन उनको खास यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, तो अस्ता पस्ता के भाग गए, यानी कि चले गए। और उनको भगाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो किसका था बताओ, कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर अपने काम को छोड़ के प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, यानी कि उस तरीके से एक तरीके से उन लोगों को मेंटली कमजोर किया, और एक समय पे अस्ता पस्ता के वो लोग भाग ही गए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट बहुत जगह पर किया था। एक साथ सब चल गए? नहीं, सारे अंग्रेज एक साथ नहीं गए थे, धीरे धीरे अंग्रेज जाते चले गए, और एक समय पे आज़ादी हम लोगों को अल्टीमेटली 1947 में मिल गया था। आपको ना एक हकीकत बात बताते क्या हुआ। 1947 में हम लोगों को हकीकत तौर पे आज़ादी तो मिल गया था, लेकिन उस समय भी कुछ अंग्रेज इंडिया में थे। वो लोग धीरे धीरे अपने सामानों को भर भर के लेके जा रहे थे अपने देश ब्रिटेन। अचानक नहीं, एक दिन में नहीं, ये सब चीज़ लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे इंडिया में फैले हुए थे ना, तो एक समय पे सब कैसे जा सकते हैं। धीरे धीरे सभी ने जाना चालू किया और एक समय पे सभी चले गए। लेकिन आपको जानकर ना बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में आज भी कुछ ऐसे अंग्रेज हैं जो उस समय के थे और आज भी इंडिया में पूरी तरीके से हैं। आपने क्या ऐसा कभी देखा है? आपने नहीं देखा ना, लेकिन आपको बताते हैं। आप चले जाओ दिल्ली, चले जाओ, बड़े बड़े शहर में जाओ बेसिकली आप, हाँ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, और आप चले जाओ दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे जगहों पे आप जाओ, आपको कुछ ऐसे अंग्रेज जरूर दिख जाएंगे जो परमानेंट इंडिया में सेटल आज भी हैं, जो उस समय के थे। यानी कि उनको इंडिया अच्छा लग गया होगा, वो नहीं गए, यहीं पे रह गए। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया कि हाँ भैया आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन रूल आपका नहीं होगा, रूल तो हमारा ही होगा भाई। 3-4 को तुम रखे क्या कर लोगे, है ना। रहना है आपको, इंडिया पसंद आता रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा। आपको उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे जिस तरीके से हम सभी को करते हैं। इस तरीके से हमारे टॉपिक भी खत्म हुआ। तो बेसिकली इसमें आपने डांडी मार्च के बारे में पढ़ा, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्विट इंडिया एंड लेटर, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।